अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कॉल दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि हफ्ते को आप सब ने मेरे साथ निकलना है और जब मैं कॉल दूं तो पूरा पाकिस्तान मेरी उस कॉल पर लब्बैक कहे, मेरे साथ बाहर निकले। लेकिन दूसरी जानिब विफाक ने भी इस लॉन्ग मार्च से निमटने की जो तैयारी की है उस सिलसिले में 3000 एफसी के एहलकार मौजूद हैं इस्लामाबाद में। लेकिन यहाँ पर जो सोचने की बात है वो ये है कि आइन भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा तो फिर मार्च करने वालों से निमटा जाए। लेकिन ऐसे में बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। एक तो ये कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी कोशां थे कि किसी तरह सियासी मुफाहमत हो जाए, सब मिलकर बैठ जाएं, बातचीत हो जाए। लेकिन रेड जोन सील है, पीटीआई का मुमकिन लॉन्ग मार्च है और इस सूरत हाल में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान? क्या कोई रास्ता निकल सकता है? इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आती हूँ, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर देखें, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पहले उन्होंने भी किया है, ये भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आपकी जो गर्दन है, अगर आप उस गर्दन को बंद कर देंगे, कोई काम नहीं होगा, तो आपके फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर कौन काम करेगा? फेडरल गवर्नमेंट ओवरसी करती है सारे ये डिज़ास्टर्स जो हैं। इस वक्त बड़ी एक, मैं कहूँगा कि एक रेयर सिचुएशन है कि जिसके अंदर हमने सारों ने संजीदगी से सोचना है। हम लॉन्ग मार्च करके क्या कर लेंगे? हम आप उस गवर्नमेंट को, ये मैं कहता हूँ फॉर आर्ग्यूमेंट से, भाई गवर्नमेंट ठीक नहीं है, हम सब कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम अगर हम ये करते हैं कि एक व्हील जैम करते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन व्हील जैम का जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में होंगे। आपकी इंटरनेशनल एड डोनर एजेंसीज जो हैं उनके काम रुक जाएंगे, आपकी जो परमिशंस हैं वो आपकी रुक जाएंगी। हर चीज़ जब आपकी रुक जाएगी तो यू विल बी गोइंग इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, फर्दर क्राइसिस। सो मैं समझता हूँ कि ये इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड एज़ फार एज गोइंग इन टू द सिटी इज़ कंसर्न, लॉ हैज़ टू बी मेनटेन्ड। जो मर्ज़ी हो, कोई भी हो, आप जाएं, क्या कर लेंगे? आप जाएं, ज़रूर जाएं, निकालें ये आपके जो मुजाहरे हैं करें, तो क्या उससे गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी? आपने एक पॉइंट दे दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप चाहते हैं कि हमें एक डेट मिल जाए, कि इलेक्शन की डेट। तो मैं गवर्नमेंट को भी ये कहूँगा, डिफ्यूज़ करो सिचुएशन को। आप एक गवर्नमेंट की आप एक इलेक्शन की डेट दे दो, अगले साल दे दो, जब देनी है आपने दे दो। अब जब आप दे दोगे फिर हम इनका लाए अमल देखेंगे, जो अपोजिशन है इस वक्त, कि ये क्या चाहती है। तो इनका जो मेन, मैं समझता हूँ कि बेसिक डिमांड है वो है इसकी डेट्स का। डेट्स अब आप दे भी देंगे तो मुझे बताएं, क्या ये अपना लाए अमल ख़त्म करेंगे? इस वक्त दोनों में बड़ा स्ट्रांगली स्ट्रेस करूँगा, अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट हैव टू बी ऑन द सेम पेज इन दिस करंट सिचुएशन। हमारा आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखो, आपका डॉलर किधर चला गया। यू रियली थिंक कि कल अगर पीटीआई आएगी वो एक मिरेकल ले आएगी, जिस तरह पीडीएम ने सोचा था कि हम आएंगे, इमरान खान को हटा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? क्या चेंज हो गया? सूरत हाल ख़राब हो गई है। अब क्या हो गया? सूरत हाल ख़राब हुई है, इन्होंने ब्लेम कर दिया 4 साल को, वो कल आएंगे उन्होंने ब्लेम कर देना उनके 6 महीने को। तो ये ब्लेम गेम के अंदर एक आम आदमी मारा जाएगा, पिस जाएगा। आटे की कीमतें देख लो कहाँ चली गई हैं। ये सारा ये ओवरऑल एक इसका स्पिल ऑफ इफेक्ट होता है, और ये जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है हमने इसको अवॉइड करना है। अगर आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग इनटू अ नेशनल डिजास्टर, यू आर गोइंग इनटू अ नेशनल कैलामिटी। और ये नेशनल कैलामिटी है, इससे आप बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको कहा है, मुझे गर्दन को आप बंद कर रहे हो। इस्लामाबाद इज़ द नेक ऑफ पाकिस्तान। आप उसको स्टाइफल कर दोगे, आप पूरे मुल्क के अंदर आप देखोगे कि शरपसंद अनासर इसका फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल उनका हक है, करें, बिल्कुल इमरान का हक है, ही इज़ गॉट एवरी राइट टू डू वॉट एवर ही वांट्स, बट डू नॉट, वो कहते हैं ना, एक मैंने कल रेड लाइन की बात की थी, ये मैं रोड की रेड लाइन बात कर रहा हूँ, बुखारी साहब ने सही मुझे बताया था, ये रोड की रेड लाइन है, इसको प्लीज़ ना ख़राब करो। ठीक है पीजे मीर साहब, यानी सियासी मुफाहमत का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। मैं चलती हूँ सलीम बुखारी साहब की जानिब। सर, आप क्या देखते हैं, क्या 25 मई किसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि द लार्जर पार्ट ऑफ पीजे स्टेटमेंट आई फुल्ली इंडोर्स। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप यू डोंट कैच द कैपिटल फ्रॉम द बोटलनेक। यस, अगर आप देखें दुनिया में ये होता है कि व्हेन खुदा न खास्ता व्हेन कैपिटल फॉल्स, इट्स द कंट्री दैट फॉल्स। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट ट्रेजेडी ऑफ ढाका। फॉर हम तो विटनेस हैं, हमने देखा हुआ है वो क्या जुल्म होता है। एनीवे,
ये जो एहतजाज का रंग है, जो एहतजाज का तरीका और टाइमिंग है इसकी, इसके बारे में अक्रॉस द वर्ल्ड आप किसी आदमी से पूछें कि जो मुल्क 1/3 पानी में डूबा हुआ हो, जहाँ लाखों की तादाद में लोग वबाई बीमारियों से मर रहे हों तो और सफ़र कर रहे हों, जहाँ इकॉनमी की ये हालत हो कि आपके पास कल का नहीं पता कि कुछ है, वहाँ इलेक्शन की अयाशी करने वाले की दिमागी सेहत के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी ऑन द रोड। एक दूसरी बात यह है कि जिस जिद पर आप कायम है उसका जवाब आपको मिल चुका हुआ है। अब आप ना मानना चाहें वो अलग बात है। उन्होंने कहा नवंबर 2023 में होंगे जी इलेक्शन, एक दफ़ा नहीं कहा। क्यों जी चौधरी साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बार बार उन्होंने कहा कि इलेक्शन कहा। अपने वक्त पर होंगे, दैट मीन्स द डेडलाइन हैज़ बीन गिवन। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि खान साहब का ख्याल अगर ये है कि मार्च करके वायलेंस जो है के ज़रिए आप हुकूमत को घर भेज सकते हैं और इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अहमकाना सोच के अलावा कुछ नहीं है। 25 मई को भी आप करने बिल्कुल यही आ रहे थे, गो बैक टू प्री 25 मार्च मई स्टेटमेंट्स ऑफ खान साहब। सुनामी है, समुंदर इंसानी सरों का होगा और तिनके की तरह बहा के ले जाएगा हर चीज़ को। हमें राइट चौधरी साहब, जरा सर तो ला दिया करें। बिल्कुल यही कहा। तो फिर क्या हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त ना देती, दे कुडंट क्रॉस अटक ब्रिज, ये फैक्ट है। ये करके दिखाया है जिसका नाम राना सनाउल्लाह। मैं नहीं ये कह रहा कि उन्होंने को बहुत आला काम किया है, ना वो आला काम कर रहे थे, ना आगे से आला काम हुआ है, और यही फिर होगा। अगर आप इस तरह से मुसल्ला जत्थे लेके अगर आप कैपिटल में आएंगे, आपके साथ इसी तरह निपटा जाएगा। पिछली दफ़ा तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने पैसेज दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जिस तरह आपने धज्जियाँ बिखेरी थी, अब आपको वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलने वाला। लिहाजा जब आप निकले तो सोच समझ के निकलेगा। और एक बात मैं आपको गारंटी कर देता हूँ खान साहब, जो एंथुसियाज़म आपके साथ लोगों का उस वक्त था, उससे पहले उन्होंने ये चखा नहीं था कि जो हुकूमत की रिट इस्टेब्लिश करने के लिए जो हथकंडे और हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं लफ्ज़ जानबूझ के ये इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो होते ही इसलिए हैं, यानी अवामी वायलेंस को रोकने के, वो अभी कहीं गए नहीं हैं। तो अभी भी उनके पास है, लेकिन आपके पास लोग एक तो थक चुके हैं, दूसरा इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं, तीसरा आपका भी पंजाब से ज़्यादा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है और वहाँ तबाही है। इस सारी सिचुएशन में आप ये जो लग्जरी करने जा रहे हैं, इससे नयाशी मेरे ख्याल से अंदरी हालात ये पूरी नहीं होगी। दूसरी तरफ इस हवाले से एक बात और करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये शहर को कला बना दिया गया है। सर आपकी इतला के लिए चौधरी साहब, कैपिटल कला ही होता है। ठीक, अगर कैपिटल के रास्ते रोके ना जा सकते हों तो कोई भी एडवेंचरर जो है वो साथ के मुल्क का इधर या उधर से फिर आके आराम से कब्जा कर लेगा कैपिटल पर, हम सारे लोग जो बैठ के सारी ज़िंदगी के लिए गुलाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा करें खान साहब, आपने स्टेट्समैनशिप करनी है। सर सभी ने दिया, आप फैशिस्ट रवैये को तर्क करें, आप पाकिस्तानी हिटलर बनने की कोशिश ना करें, आपको इससे कुछ मिलने वाला नहीं। बुखारी साहब, मैं नवीद चौधरी साहब की जानब आती हूँ। नवीद साहब, आपने भी देखा होगा 2014 में भी इमरान खान ने जो धरना दिया, दिन का वो धरना था, मगर इंतखाबात तो अपने वक्त पर ही हुए। ये जो तहरीक चलाने वो जा रहे हैं, ये उससे कितनी मुख्तलिफ हो सकती है? ये इस हवाले से मुख्तलिफ है कि उस वक़्त इनको इस्टेब्लिशमेंट की एक्टिव सपोर्ट हासिल थी। अच्छा, और जिस सरपरस्ती इज़ द राइट वर्ड, जी सरपरस्ती और मददगार थे वो जी, वो खुद बीच में इन्वॉल्व हुए थे, जगह जगह पे कुर्सियाँ खाली थीं और मीडिया को हुक्म था कि आपने दिखाना है कि भाई यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और उसके बाद जब ये इलेक्शन तो अपने वक्त पर हुए, फिर जब इनको हुकूमत में लाया गया और जिस तरह से लाया गया वो सबके सामने है, फिर वही एक पेज हरकत में आया और सियासी मुखालफिन को तहस नहस करने का सिलसिला शुरू हो गया और इनको चलाता रहा ता वक्तिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का इम्बैलेंस नहीं हो गया और मजबूरी नहीं बन गई इस हुकूमत को उतारना। ये तो एक वजह है। अब इमरान खान साहब जिस जहनी कैफे से गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप उनकी शक्ल देख के लगा सकते हैं। आज भी आप उनका चेहरा देखें, लाहौर में जो उन्होंने खिताब किया है, इसे कहते हैं बहुत ज़बरदस्त असाबी तनाव, वो वाज़े है। हालांकि हम लोग ये समझ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट तजियाकार हैं कि अभी भी उनको अदलिया से तो बेतहाशा सॉफ्ट कार्नर है उनके लिए, बाकी इदारों में भी कोई ना कोई सपोर्ट उनको किसी न किसी तरीके से मिल रही है। जैसे कराची में स्पेस दी जा रही है, मैंने पहले भी कहा था, इस हुकूमत पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब प्लान क्या है उनका? वो कहते हैं कि अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना तो पाकिस्तान पर बेशक एटम बम गिरा दो, ये उनके अपने अल्फाज हैं। अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना तो आप बेशक मार्शल लॉ लगा दें, ये वो खुद कह चुके हैं।
वो कहते हैं मुझे नाअहल किया गया, तो कोई जज जो है अपने घर से नहीं निकल सकेगा इस्लामाबाद से। सर आज भी कह दिया ना इमरान खान साहब ने कि मैंने बता दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि मईशत नहीं संभल सकती, किसी भी तौर नहीं संभल सकती, कोई भी नहीं संभाल सकता। जी जी, ये भी नहीं संभाल सकते, इनकी करनी ही है। इस पर तो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि शौकत तरीन साहब ने 2019 में बता दिया था, जब वो वज़ीर नहीं बने थे, शायद पीटीआई में नहीं थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रोफाइलिंग की गई है ना, जो खदोखाल मशर के तय किए गए हैं, इसके नतीजे में अगले 6 साल तक मुआशी बहरान नहीं टलेगा। और फिर जिस तरह से गलत बयानियाँ की गई फिगर्स को, ये दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि उन्हें वायलेंस की खुली छूट मिलेगी, अदालतें उनको सपोर्ट करेंगी, इस्टेब्लिशमेंट से उनको सपोर्ट मिलेगी, बाकी दायरे सपोर्ट करेंगे और इसके नतीजे में वो हुकूमत गिरा लेंगे। अगर इस बात की इजाज़त दे दी जाती है, मतलब मैं देंगे अगर जनरल सूरत देखूँ, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो सीधा 73 साल, उसमें हल तो एक यही है आइडियल कि बहुत बड़ा धरना हो, सारे स्टेक होल्डर बैठें और नए सिरे के साथ रूल ऑफ गेम तय किए जाएँ। लेकिन यहाँ गेम ये नहीं है, वो कह रहा है मुझे बिठाओ कुर्सी पे। लड़ाई ये है, इमरान खान साहब का एक हाथ एस्टेब्लिशमेंट के गिरेबान पर है और दूसरा उनके पाँव में। अगर उनका ये ख्याल है कि वो लोगों को लेके जाएंगे और शहर को वो क्लोज कर देंगे, भी कैसे करेंगे आप? ये जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, इनकी कितनी प्रैक्टिस है, ये कितने दिन वहाँ बैठेंगे, वफाकी हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, जब आंसू गैस चलेगी तो क्या होगा, पंजाब हुकूमत में कितनी सख्त आपका साथ दे और कब तक दे, केपी की हुकूमत किस हद तक आगे आएगी, आपकी पार्टी के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है वो भी देखनी है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी जब ये देखेंगी कि भाई ये ट्रेंड चल पड़ा है, तो फिर वो क्या करेंगी, वो भी ये ट्रेंड चलाएंगी, फिर तो यही मामला होगा ना। तो बात ये है कि वो डेस्परेट हैं और मायूसी के आलम में स्टेप पे स्टेप लिए जा रहे हैं और उनको खुद नहीं पता, वो बंदगली में जा रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं कि अगर सितंबर के बाद अक्टूबर भी गुजर गया तो हमारे इलेक्शन भी गुजर जाएंगे। ये मकबूलियत वाला जो मामला है, इसे आप रहने दें, ये बड़ी बड़ी होती है। अल्ताफ सैनी की भी थी, इमरान खान साहब तो सोच भी नहीं सकते जितने बड़े जलसे अल्ताफ 2 या 3 घंटे के नोटिस पर करते थे कराची में, मैंने खुद देखे हुए हैं। नवीद साहब, आपकी बात में ये ऐड करना चाहूंगी कि शेख रशीद ने भी कह दिया अगर वक्त आने पर ज़रूरत पड़ी तो फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी की जा सकती हैं, केपी की हो या फिर पंजाब की हो। और इसके साथ साथ इमरान खान ने तो तारीख दे दी है और मुल्क पर इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर ही होने जा रहे हैं। नवंबर 2023 में वापस आएंगे और बात करेंगे। एहसन इकबाल को आज बरी कर दिया गया है। साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बता दें कि एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स का जो रेफरेंस था वो खारिज कर दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। सलीम बुखारी साहब से इस पर राय लेंगे। सलीम साहब, आप क्या कहते हैं? जी देखिए, गुजारिश ये है कि एक रफ्तार के साथ पिछली हुकूमत जो है खान साहब की, उसमें सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, चाहे वो FIA थी, चाहे वो नैब थी, चाहे वो स्पेशल ब्रांच थी, जो भी थी, जिस महकमे के तहत भी हुए। चूँकि पूरी ना एविडेंस थी उनके पास, ना केसेस की कोई बुनियाद थी, केसेस कायम कर दिए गए। फिर उनके साथ जो सलूक हुआ 4 साल में, वो हम सबको अजबर है। किसी एक केस में 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई, किसी एक केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। चौधरी साहब, आप मेरी तरफ देखते ही नहीं है, मुझे बड़ा शिकायत है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसका फिर हशर तो यही होना था। एक ख़ास वक्त था जिसमें इन केसेस को लटकाया गया है, लेकिन फिर अगर आप वाक़तन तौर पे देखें, ना एविडेंस है उसमें, ना उसमें फ़र्द जुर्म में जान है, तो उन मुकदमात का फ़ैसला यही होना है। जिस तरह की अपीलें सुनी जा रही हैं, आपने देख लिया कि जो मरियम और सफदर के ख़िलाफ़ जो केस है, उसमें उसी कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं जी, यानी बुनियादी तौर पर केस उन्होंने उठा के फेंक दिया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये होता है जब आप पॉलिटिकल वेंजियंस में अपने मुखालफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, फिर उनकी फेट यही होती है। सर, बिल्कुल यही कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आपने आहद चीमा को भी तो 3 साल पकड़े रखा, क्या किया? अब मेरा सवाल जो है वो मैं पूछना चाहता हूँ खान साहब से कि खान साहब, ये जो इनको गोली लगी, ये जो जेल में रहे थे, जो आहद चीमा 3-2.5 साल जेल में रहा, जो फवाद हसन फवाद जेल में रहा, उसकी कंपनसेशन क्या है? कोई दुनिया में ऐसा कानून जो आपकी वो रातें और दिन जो आपने जेल में गुजारे हैं, उसको कोई जो है वो उसकी बराबरी कर दे, उसको भुला दे आपके दिमाग से? तो पॉलिटिकल वेंजियंस के केसेस से इस हुकूमत को भी बाज रहना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की हुकूमत है,
और उनको भी बाज रहना चाहिए था, जो कि वो नहीं रहे। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला कि अदालतों को अब वो सारा गंद समेटना पड़ रहा है जो पिछली हुकूमत ने डाला था। ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए, इस रवायत को हमें कंडेम करना चाहिए, और ये मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी बरसर इक़्तिदार हुकूमत को ऐसे इक़दामात से रोके जिसमें बाद में हजीमत उठानी पड़े, जिस तरह के केसेस की नौयत है। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, ये तो सियासी इंजीनियरिंग हुई है, ये बात भी सामने आ गई, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। हम अपने काबिल अफसरान को हम इतने अरसे में अगर नज़रबंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा मुल्क का? देखिए, ये बहुत अहम बात है। नैब का मकसद क्या था बनाने का, ये हमें देखना होगा। जो नैब जनरल मुशर्रफ ने बनाई, उसका वाहद मकसद काफ लीग बनाना था, किंग्स पार्टी, और फिर अंधाधुंध मुकदमात हुए। हमने देखा बड़े बड़े सरमायादार उठा लिए कि बाद में सबको छोड़ना पड़ा। ये भी हुआ उस दौर में। जो काफ लीग में आया वो पवित्र हो गया। अब इमरान खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ है, ये इस हद तक वही मानना था कि खोसे जैसा मुतासिब चीफ जस्टिस, जो सियासी जो मुखालफीन थे, जिनको वो समझते थे जज के होते तो नहीं है, उन्हें गॉड फादर क्या क्या मुखातब करते थे, और उन पर स्टिग्मा बहुत ज़्यादा। वो तो खुद इंसाफ के नाम पर एक धब्बा है। बेशक मैं तो कह सकता हूँ यार, कोई मसला नहीं है। वो भी क्या उठे कि वाज़े तौर पे नजर आ रहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। अब नैब का इस्तेमाल क्या था? नैब का इस्तेमाल ये था कि बंदा उठा लो, केस बाद में डालेंगे। जहाँ केसेस मौजूद थे, देखो फाइलें सबकी बनती हैं। जस्टिस जवेद इकबाल ने एक इंटरव्यू दिया एक मारूफ कालम नगार को, तो उन्होंने बताया कि परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ भी केस है, अमर कैनी के ख़िलाफ़ भी केस है, फलां के ख़िलाफ़ भी केस है, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी केस है, यानी कि जहाँ इमरान खान साहब हैं। बाद में उनकी वो अपनी वीडियोज़ आ गई, क्योंकि मसूफ भी बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं अभी तक बाहर। तो नैब जो है, ये बुनियादी तौर पर एक हथियार था सियासी वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए। करप्शन पकड़ने का इससे कोई ताल्लुक है ही नहीं। और सिर्फ नैब नहीं, नैब के साथ जब जी चाहा एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी यूज़ कर लिया उन्होंने कहा फलां की गाड़ी में इतनी हीरोइन रख दो। उन्होंने FIA को भी यूज़ कर लिया, पुलिस को भी यूज़ कर लिया। तो ये मामला सारे इस तरह से चले, और जजों को भी यूज़ किया, माफ़ कीजिएगा। ये सारा मामला एक प्लानिंग के तहत चलता रहा। अब आहा चीमा जो मामला है वो इतना क्लियर था कि 1 या 2 माह के बाद ही पता लगा कि उनके दूर नज़दीक के सारे रिश्तेदारों की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो जमा करके इनकी जाहिर की जा रही हैं। ये दूसरे तीसरे में नहीं पता लग गया था, बेल ही नहीं हुई। अगर आप अंदाजा लगाएं, एहसन इकबाल का केस क्या था? कोई केस ही नहीं था। सर केसेस हुआ क्या कि जिस वक्त ये नैब एक्टिव हुई तो उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क होने लगा। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शख्सियात से पहले तो जाके कारोबारी शख्सियात मिली, उन्होंने कहा सर कारोबार करना ये बंद कर दें, ये नहीं हो सकता, ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं और चलाया भी इनको बाहर से जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी इनको निकालो बीच में से। फिर सरकारी अफसरों ने कहा कि जनाब ये पड़ा है पेन, ये पड़ी है फाइल, हमें क्या ज़रूरत है, हम तनख्वाह लें और इस वाले दफ्तर में बैठें। फिर उन्होंने कहा भाई इनको भी निकाल दो। तो क्या सियासतदान ही सिर्फ फंसने के लिए रह गए थे? अब जो फिगर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं और इंटरनेशनल हैं, उसमें कोई इबहाम की गुंजाइश नहीं है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन हुई। 117 पे इंडेक्स छोड़ा 2017 में PMLN ने, और 140 पे इमरान खान ने छोड़ा। अगर आप अंदाजा लगा लें कि करप्शन कितनी थी। इतनी थी कि कामल अली आगा जैसा आदमी जो इस हुकूमत के साथ फिदवी बन के चलता है, अभी भी शामिल है, वो एक टीवी शो में क्या बैठा कि भाई शहर में जहाँ भी जाएं या सूबे या मुल्क में, हम कहते हैं भाई ये काम 100 रुपये का कर दो, वो कहता है भाईजान 10,000 लूँगा। हम कहते हैं भाई इसका रेट तो 100 रुपये था, ठीक है, रिश्वत का। वो कहते हैं भाई अब नया पाकिस्तान बन गया, आपको 10,000 देना पड़ेगा। तो जहाँ केसेस होने थे वहाँ नहीं हुए, बेगुनाहों को रगड़ा गया और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग साबित हो रही है। ठीक है, पीजे मीर साहब आपकी जानिब आती हूँ। तमाम सियासी जमातों ने एक अवाम को गुमराह करने के लिए हमेशा से ये इसी तरह के मुकद्दमात एक दूसरे पर बनाने की भी सियासत की है, लेकिन उसमें इदारों का अगर इस्तेमाल हो जाना हम देखें तो वो तो इदारों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा कर देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हर साल हम 11 सितंबर को 20 दिसंबर को कायद-ए-आज़म की डेथ और बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं कहता हूँ अब ना मनाएं आप। अगर आपने मनाना है, यह बड़ा गौर से सुने, अगर आपने मनाना है तो फिर कायद-ए-आज़म की अप्रैल 14, 1948 की जो उन्होंने कहा है और जिसकी हम सारी आज बात कर रहे हैं, not to be influenced by any political pressure, by any political party or individual politician,
डू योर ड्यूटी एज सर्वेंट्स टू द पीपल एंड द स्टेट फेयरलेसली एंड ऑनेस्टली। ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कह रहे हैं वो कायदे आजम जिनकी हम हर साल बरसी मनाते हैं। वो रिमाइंड कराते हैं गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, गवर्नमेंट्स आर डिफीटेड, प्राइम मिनिस्टर्स कम एंड गो, मिनिस्टर्स कम एंड गो, बट यू स्टे ऑन। He also called upon leaders and politicians to desist from exercising political pressure on civil servants as it only leads to corruption, bribery and nepotism. ये जिन्ना साहब ने 1948 में नवीद साहब ये कह गए हैं, बुखारी साहब ये कह गए हैं, और ये दिन मनाना चाहिए जिस दिन उन्होंने ये कहा था। बिल्कुल गाइडलाइन है ये गाइडलाइन। 14 अप्रैल और 1948 आज हम क्या बात करें, एहसन इकबाल पे केस बना दिया। और भाई केस बनाया है तो फिर उसको प्रूफ करो ना, क्यों उसको तुमने 4 साल रगड़ा है, क्यों? ये यही चीज होती है, वेदर इट इज PMLN और PPP और PTI, गवर्नमेंट सर्वेंट्स शुड बी डूइंग देयर ओन जॉब। अगर ये मोर लॉयल देन द किंग बनते हैं, बुखारी साहब मेरी तो सजेशन यही है कि ऐसे लोगों को सर्विस में मत रखें। दे आर पीपल, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, नॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। ठीक है, अगर आपने ये काम करना है तो उसका नुकसान हमारी आवाम का है भाई, हमारी आवाम का है। आप लोगों ने ईमानदारी से काम करेंगे, हमने तो हमेशा आपको सलूट मारना है। ये सियासतदान तो आएंगे जाएंगे, हमने तो क्यों जी नवीद साहब सही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा जी। इदारे हैं हमें, इदारे हमें इदारों को तकड़ा करना है। और तभी ये जो अवाम बेचारा गरीब आदमी है ना, जिसके हम गरीब लगे हैं, ये भी जाके खड़ा होकर कहे जी मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मेरा भी तुम कुछ करो। तो बदकिस्मती से ये है कि ये नहीं होता। और बुखारी साहब की सही बात है, इस दिन को मनाओ अप्रैल 1948 जो जिना हमें कह के चले गए। सही। पी जमीर साहब आपकी राय भी आ गई, लेकिन आपने जो सिविल सर्वेंट्स को मैसेज के हवाले से बात सी की बात अगले सेगमेंट में भी लेकर जाऊंगी। तकर्री का मामला है CCPO की जो कि मुतनाज़ा हो चुका है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। CCPO लाहौर का तबादला है। पंजाब और वफाक में ब्यूरोक्रेसी को लेकर रस्साकशी में इजाफा हो गया है, इसी पर राय लेंगे। सबसे पहले चलते हैं पी जमीर साहब की जानिब। जी सर। देखिए, पहले तो लोगों को बताएं कि BS20 जो ग्रेड है उसके ऊपर जो डिप्यूटेशनिस्ट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अब लोगों को पता नहीं है, ये डेट आप अगर कर लें कि एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी 3 और 4 नवंबर 1980 और 11 नवंबर को डिसाइड कर दिया था कि 1 जनवरी 1981 में जितनी भी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है दैट कम्स अंडर द फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन डेप्यूटेशन। आपकी इस्लामाबाद की जो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि उसको उन्होंने अपने एरिया में 1981 में ले लिया था। अब क्वेश्चन आता है, ये जो आपने बात की है, सवाल किया आपने, ये एक टसल चल रही, IG मेरा होना चाहिए, IG आपका होना चाहिए। और भाई जो कॉम्पिटेंट आदमी लगा लो। आपने कलीम इमाम का नहीं देखा, AD ख्वाजा का आपने नहीं देखा। हम इसको क्यों इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? सारे ऑफिसर्स आते हैं, ये अब वही है ना, वो आर्मी चीफ की हम बात करते हैं, हाँ जी ये करो वो। एवरीबॉडी इज केपेबल एंड आई वुड से कॉम्पिटेंट फॉर देयर जॉब्स। जब आप इस पोजीशन पर लेके आते हो या प्रमोट करते हो, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट। अगर आप पुलिस को भी इस तरह मैं समझता हूँ पोलिटिसाइज कर दोगे, जो कि है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पुलिस इज वर्किंग एज प्रोटोकॉल एंड बेसिकली अगर आप उसको भी मुलविस कर दोगे तो क्या होगा? इन्होंने फिर आवाम की खिदमत क्या करनी? इन्होंने मुझे बता देना, ये चाय लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, इनको क्या करना है? लेट द सर्विसेज बी वेयर दे आर एंड लेट्स रिस्पेक्ट, जो कि पिछले सेगमेंट में जो आपने सवाल किया एंड बुखारी साहब ने भी एक्सेप्ट किया, नवीद साहब ने भी, कि देखो इदारे इसी तरह तकड़े होंगे। अगर हमने अपनी अना के ऊपर करना है तो फिर वो एक आदमी था, वो पाकिस्तान छोड़ के जाके ये किया गया था, फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सही। सलीम बुखारी साहब आपकी जानिब आती हूँ। अगर इमरान खान के दौर की भी बात की जाए तो किस तरह से अपॉइंटमेंट्स की गई, एक के बाद एक, कितने IG तब्दील हो गए, और अब फिर एक मरतबा हम अपॉइंटमेंट्स को मुतनाज़ बना रहे हैं, तो क्या इस तरह का काम करना चाहिए? देखिए, वो जो जिसका हवाला आप दे रहे हैं बुज़दार की गवर्नमेंट के दौरान, उस वक्त चूँकि फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी थी, इसलिए उस वक्त तो ये मुमकिन था कि वो फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजते थे, वहाँ से रिप्लेसमेंट आ जाती थी, लेकिन वो इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट ही का था। वो चीफ मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से किसी को नहीं लगा सकते थे। जो असूल है, जिस तरीके से पी जमीर ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3 नाम आते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट डिवीज़न ये नाम भेजती है,
चीफ मिनिस्टर ने उनमें से किसी एक को टिक करना होता है, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, 3 साल का टेन्योर है। लेकिन इसके बावजूद ये इख्तियार जो है ये वफाक के पास है कि वो दरमियान में किसी भी वक्त अगर चाहे तो उस ऑफिसर को वापस बुला सकता है। दिस इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लॉ। अब देखना ये है कि हम कर क्या रहे हैं। पॉलिटिशियंस पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है हमेशा कि ये MNA MPAs और मिनिस्टर जो हैं ये अपनी मर्ज़ी के SHOs, अपनी मर्ज़ी के DCs, अपनी मर्ज़ी के DPOs लगवाते हैं और करप्शन का रास्ता खुलता है इसलिए कि इन्होंने पैसे लगाए होते हैं इलेक्शन के ऊपर और फिर ये छोटे छोटे काम करवा के पैसे अपने वसूल करते हैं। क्या हम यही साबित करने जा रहे हैं कि अब सिपाही से लेके पहले तो SHO तक थी और अब SHO से लेके IG तक की अपॉइंटमेंट्स भी इसी तरह हुआ करेंगी? ये कोई अच्छा रिवाज नहीं है, इससे गवर्नेंस करना मुमकिन नहीं रहता। आप ये देखिए कि एक लिस्ट चीफ मिनिस्टर हाउस से भेजी गई जो फैसल शाहकार साहब हैं उन्हें कि ये DPOs और ये RPOs लगा दें, उन्हें उसने इनकार कर दिया। उसने कहा ये पॉलिटिकल चॉइस की अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, मैं नहीं करूँगा ये। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल जो हैं उनके साथ क्या हुआ DG खान में, अगर आपको याद हो, यही शहबाज गिल साहब जो हैं चूँकि वहाँ पकड़े गए थे लिहाजा उन्होंने कहा था मैं देख लूँगा तुम्हें, तो उसने कहा भाई मैं इन सियासी किस्म के रफड़ों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखा कि जनाब मुझे वापस बुला लें आप। अब अगर ये होगा तो मुझे बताएं ये ब्यूरोक्रेसी जिसको आप कहते हैं और आपकी ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि आवाम की जो है खिदमत और खादम हो, जिसका कायदे आज़म ने कहा था, ये कैसे बनेंगे कायदे आज़म अगर इनको पॉकेट्स के अंदर कभी किसी को किसी की सपोर्ट हासिल रहेगी तो चेन ऑफ कमांड कहाँ जाएगी? चेन ऑफ कमांड के बारे में जो आज से 400 साल पहले अंग्रेज़, बल्कि 200 साल पहले जो अंग्रेज़ बना गया था वो इसीलिए चली थी कि इसमें आपकी मर्ज़ी को दखल नहीं होता। एक तरीक़ाकार है मेरिट्स का, एक तरीक़ाकार है डिसिप्लिन है, एक उसके तहत ये पोस्टिंग होती हैं इतने हाई रैंकिंग ऑफिशल्स की। उसको खुदा के लिए ना छेड़ें, इसको इतना तमाशा ना बनाएं कि पता चले कि जनाब अब IG और DIG की पोस्टिंग के भी पैसे तय हो गए हैं, जिस तरह SHO की पोस्टिंग के और सिपाहियों की पोस्टिंग के थानों में पैसे हैं। इससे मेरे ख्याल से इज्तनाब करना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब इज़ ए सीजनड पॉलिटिशियन, ही हैज़ रन पंजाब 5 years बिफोर दिस। उन्हें पता है कि इसकी क्या सेंसिटिविटीज़ होती हैं, लिहाजा वफाक के साथ मत्था लगाने की बजाय अगर कोऑपरेशन के साथ बेहतर तरीके से गवर्नेंस हो सकती है, बेहतर तरीके से कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जो हैं अपॉइंट हो सकते हैं, तो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने भी कह दिया है कि वो जाने को तैयार नहीं है। वो तो उनका तो करियर गया ना, वो तो आप तय कर लें। बिल्कुल, यही मैं कहने वाली थी कि ये जो इस वक्त वफाक और पंजाब के दरमियान तनाज़ा है उसके अंदर ये आकर फंस चुके हैं। एक इरसाल कर दिया गया है लेटर वफाक को जिसमें कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनको यहीं पर रहने दिया जाए। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि मैं सलीम बुखारी वाली बात ही करूंगी, अब क्या बनेगा फिर इनका? देखिए, सबसे पहले तो हमने कानून देखना है। कानून ये है कि ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रोटेट करना होता है। अब जिस तरह का इम्प्रेशन दिया गया है वो ऐसे है कि जैसे खुद CCPO साहब जो हैं वो किसी निजी मलेशिया के कोई हेड हैं और उनका ग्रुप जो है उसने जाके चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कमाल हो गया यार। और भाई सीधी सी बात है, सरकारी मुलाजिम है आप, वो आपको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन विड्रा कर रही है आपकी खिदमत, आप जाएँ वहाँ रिपोर्ट करें वहाँ पे। आप यहाँ कह रहे हैं वो थापी मार रहा है कि जी आप रहेंगे, हाँ जी मैं थे रहूँगा, तो फिर धरने भी नाल चले जाओ, लॉन्ग मार्च भी करके देख लो। ये क्या हरकतें हैं जी? इदारों का पहले कोई हाल नहीं है, हम कहते हैं इदारों को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और वो करते ही जा रहे हैं। ये वो हुकूमत है, ये तो किसी से राजी नहीं। अगर डोगर साहब ये समझ रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट में चंद महीने रह गए हैं और उसके बाद मुझे कुछ और फायदा मिल जाएगा, कोई मिलने वाला नहीं है। पहले सस्पेंशन का सामना वो करना पड़ेगा। हर हुकूमत ये सोचेगी कि ये आदमी इस हद तक डिसिप्लिन में गया गुजरा है कि एक डिसिप्लिन फोर्स का मुलाजिम, सीनियर मुलाजिम होने के बावजूद इसे परवाही नहीं है कि काम कैसे करना है, तो वो तो आपको बड़ा दूर रखेगी। सस्पेंड भी आप होंगे, ये लिखवा के रखें। ये कौन सा तरीक़ाकार है? अगर आपको ये कह रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही या कुछ और लोग की अदालत से स्टे लेके देंगे, ये भी आपकी भूल है। इस तरह से सारे मामला अगर चलने शुरू हुए तो फिर तो ये जंगल का कानून तो आप पुलिस के अंदर ही पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो पुलिस वाले हंस रहे होंगे। जंगल के कानून से वो मुहावरा याद आ गया शायद, 2 हाथियों की जंग में। नहीं, ये 2 हाथियों की जंग में नहीं है, ये तो CCPO की हिमाकत है। CCPO देखें, जो भी ऊपर से अगर पोलिटिकल कश्मकश चल रही है चलने दें। अगर देखें PTI ने तो ना यहाँ चीफ सेक्रेटरी रहने दिए हैं, ना IG रहने दिए हैं, दौड़े लगवाई हैं। बुखारी साहब ने कहा जी पैसे दे के छोटे अफसर लगते हैं, यहाँ सबूत मौजूद है कि DP और DCO पैसे दे के लगे हैं। मैं उनसे कहलवा दूंगा आपको, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको बता देंगे, नाम शो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तय कर ले आला अदलिया और तय कर ले नैब और तय कर ले मुख्तदर हल्के
कि हमने कार्रवाई नहीं होने देनी, तो फिर आप क्या करेंगे? केसेस तो ओपन एंड शट मौजूद है। ठीक, किस तरह से डीपीओ डीसीओ लगे। मुझे खुद जब गोगी साहबा फरार होकर दुबई चले गई, मुझे एक सीनियर अफसर ने फ़ोन किया पुलिस के, उसने कहा भाई हमारा महकमा भी बीच में डालें, आप ट्वीट तो कर रहे हैं, हमारा महकमा कौन रन कर रहा था? गोगी। खैर बात दूसरी तरफ चलेगी। देखें, सर्विस के तकाजे होते हैं। मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक डिसिप्लिन है मेरे आने का जाने का मामला का। सरकारी नौकरी में तो बहुत सारे फिर मामला आपको देखने पड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ के। यहाँ तो फिर भी मालिक के इंटरेस्ट की हद तक आपको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है, कोई ना कोई छूट मिल जाती है, कोई ना कोई मराज सहूलत मिल जाती है, कोई एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है। सरकारी नौकरी के अंदर तो मार्जिन ही नहीं है। आपकी ड्यूटी, आपके मामला, आपका डिसिप्लिन, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, वरना सरकारी नौकरी छोड़ें और आप चीफ गार्ड भर्ती हो जाएं। बेहतर वैसे यही होगा, जिस तरह से आप थापे लेते फिर रहे हैं। और मैं फिर आपको कहूँगा कि अब आप धरने पर भी साथ जाइएगा जरा लॉन्ग मार्च में। ठीक है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे पीजे मीर साहब? जी, ये सारी मेरे ख्याल ये जो बात हो रही है, वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं सीसीपीओ पे, क्योंकि अभी मेरी प्रोग्राम आने से पहले जो इनके हेड हैं पीटीआई के लंदन के, वो बहुत कंसर्न थे मुझे। उन्होंने कहा कि हमें पूरे लंदन में डर है कि इमरान खान को असैसिनेट कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये खबर कहाँ से आई आपको? उन्होंने कहा जी ये बहुत सीरियस खबर है और प्लीज़ हमें इसको कंफर्म करें। मैं कहा जी को अल्लाह ना करे, जो करेगा बता के तो नहीं करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आई एम श्योर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरी उनको प्रोटेक्शन दे रही है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पूरी रिकॉर्ड सिक्योरिटी पर्सनल है उनके साथ, 306 बंदा, और ऐसे सर्विलेंस है कि जिधर जाते हैं रास्ता बंद कर जैमर लग जाते हैं। सो ऐसे तो वज़ीर आज़म को नहीं मिलती बिल्कुल। सो ऑब्वियसली आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम लंदन में भी, तो उनके पास पूरी सिक्योरिटी के बाहर से अब 306 लोग हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या करें, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का भी आपने देख लिया, बाकियों का भी आपने देख लिया, ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान इज़ फुली प्रोटेक्टेड। ठीक है, यानी आप भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी मुकम्मल है, उनको कोई खतरा नहीं है? होपफुली नॉट, होपफुली नॉट। होपफुली नॉट। खतरा तो किसी को भी हो सकता है, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जो सिक्योरिटी का वो उनको मिलना चाहिए, उससे बढ़ के दिया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं। सही है। और जहाँ तक बात रही सीसीपीओ की तैनाती की, तो उस पर मैं यही कहूँगी कि हमने 75 सालों में कुछ नहीं सीखा। और फिर वही बात पीजे मीर साहब जो आपने कही थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने जो 14 अप्रैल 1948 में बात कही थी, वो यही थी कि किसी से भी मुतासर नहीं होना, खा वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेना, या कोई सियासी रहनुमा भी अगर दबाव में लाने की कोशिश करे तो हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने यही तो चीज़ है। हम जो बात कर रहे हैं, हम सेरेमोनियल बन गए। कायद-ए-आज़म की 11वीं ये आती है डेथ 11 सितंबर को हम खड़े हो जाते हैं, कायद-ए-आज़म की बर्थडे मनाते हैं 25। बट द क्वेश्चन इज क्या कायद-ए-आज़म आज सेरेमोनियली एक सिस्टम के लिए रह गए? क्या हम उनकी जो बातें हैं, ये जो 48 में 11th को उन्होंने एक बात कही है, क्या कांट वी फॉलो दैट? इंजन रूम तो मस्ट वी फॉलो दैट, मस्ट वी फॉलो दैट, इट हैज टू बी फॉलो। लेकिन अगर हम अपने मुल्क के निज़ाम को ठीक से चलने देंगे ना, तो फिर ये बात वहीं आ जाती है जो कायद-ए-आज़म ने कहा था, ये पार्टीज अगर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगी तो फिर जिस बात पे कायद-ए-आज़म ने ख्ताम किया था कि करप्शन नहीं होगा। इदारों को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, पार्टीज तो हैं ही, इदारों का भी पूरा रोल। अगर सब अपनी हदूदों को यूद में रहते हुए अवाम की फलाह के हिसाब से फैसले करेंगे तो फिर ना मुल्क में करप्शन होगी, ना ब्राइबरी होगी और ना ही नेपोटिज्म होगा। Exactly. इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।